नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। ज्योग्राफी में दो प्रश्न पत्र आपको पढ़ने होते हैं जब आप बीए की 5th सेमेस्टर में होते हैं। ऐसे ही आप जब 6th सेमेस्टर में जाओगे तब भी आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर ही पढ़ने पड़ेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो यानी 2 मेजर सब्जेक्ट आपको केवल देने हैं, जिनमें से 4 पेपर आपको मेजर सब्जेक्ट के देने हैं, यानी कि जैसे आपका हिस्ट्री है और आपका ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री में 2 पेपर आपको देने होंगे और ज्योग्राफी का भी आपको 2 पेपर देना होगा। 4 पेपर ये और 1 पेपर आपको को करिकुलर का देना होगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपके 5 पेपर होने वाले हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों के। कुछ विश्वविद्यालयों में एक आध पेपर और आपका होता है, जैसे डीडीयू या फिर अन्य विश्वविद्यालयों में बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट में बीए 5th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं आपके चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो मुझे पहले से जानते हैं। ज्योग्राफी के पहले पेपर में आपको क्या पढ़ना है महोदय? ज्योग्राफी के पहले पेपर में आपको पढ़ना होता है क्षेत्रीय ज्योग्राफी, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल, जिसको आप कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल मतलब क्या होता है? यानी जो एक प्रकार से आपका जैसे आवास विकास या फिर जो बसाव होता है नगर का, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको नगर नियोजन, आवास आयोजन, ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स के बारे में आप लोग जानने का प्रयास करते हैं। रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आप लोग क्या पढ़ते हैं महोदय? सेकंड पेपर में आप सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की मूल बातों के बारे में जानते हैं, यानी कि आप जो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में जानते हैं। ठीक है। बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। जीआईएस मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। उसके बारे में आप जानते हैं। जो ड्रोन कैमरा उड़ता है, जो सैटेलाइट से फ़ोटो वगैरह खींची जाती है, ये सब आप सेकंड पेपर में जानेंगे। सेकंड पेपर का भी ऑब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा, हालांकि दोनों के लिखित मैंने करवा दिए हैं। लिखित का और भी आपका मॉडल पेपर आने वाला है, महासंग्राम रिवीजन क्लास आएगा। ऐसे ही और क्लासेस होती रहेंगी लगातार लाइव। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी प्रथम प्रश्न पत्र के 100 एमसीक्यूज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है और परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लगातार मैं लाता रहूँगा, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे। जितना लाइक इस वीडियो पर आएगा, आप लोग शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं और भी वीडियोज़ जो है इसकी प्रादेशिक भूगोल की यानी रीजनल ज्योग्राफी की, प्रादेशिक भूगोल की बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। प्रादेशिक भूगोल बोलो या क्षेत्रीय भूगोल बोलो या रीजनल ज्योग्राफी बोलो, बात एक ही होता है। ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आ चुका महोदय। निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोग योजना नहीं है इनमें से? ऊपर के सभी बजट, विधि या कार्यक्रम, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से एकल उपयोग की योजना नहीं है। देखिए, एकल उपयोग की योजना विधि नहीं होती है, बाकी कार्यक्रम और बजट जो है ये एकल उपयोग की योजनाओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, यानी कोई पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ पर अगर विकास कार्यक्रम आपको करना है तो उसमें किसी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि किसी क्षेत्र की ऊंचाई कहाँ तक होनी चाहिए, तो वहाँ तक आप जो है आवास को लेकर के काम कर सकते हैं, विकास को लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कितनी ऊंचाई तक, एक प्रकार से ये है लगभग 600 मीटर ऊंचाई तक एक प्रकार से आप पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो होता है 600 मीटर ऊंचाई तक एक प्रकार से आवास यानी रहने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है। ये जो इसका मापदंड है वो निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्षेत्रीय नियोजन संबंधित है। क्षेत्रीय नियोजन किससे संबंधित है भैया? क्षेत्रीय नियोजन जो होता है, क्षेत्रीय माने होता है रीजनल, नियोजन माने होता है प्लानिंग, यानी क्षेत्र का प्लान करना, क्षेत्र को सिस्टमेटिकल वे में बनाना या क्षेत्र को बसाना। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं, परिवहन नेटवर्क में क्षेत्र में अंतर, ये भी इसका नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा विकास का क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण जो है, विकास का क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण क्षेत्रीय नियोजन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में समाप्त हुई थी। कब समाप्त हुई थी भैया? 2007। जिनका भी 2007 ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, तो सभी लोग एक प्रकार से 2007 जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक रणनीति, एक प्लानिंग, एक व्यापक योजना होती है जिसमें एक आयाम शामिल नहीं होगा। इनमें से कौन सा आयाम शामिल नहीं होगा? देखिए, इनमें से जो है आपका कार्रवाई के एक विशेष पाठ्यक्रम को अपनाना बिल्कुल ज़रूरी होता है, यानी कि ये शामिल होगा एक रणनीति व्यापक योजना के लिए।
वे लक्ष्य जिन्हें प्रबंधन अपने संचालन के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, ये एक प्रकार से इसमें आयाम शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना ये भी बहुत जरूरी है। दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना ये भी जरूरी है। यानी वे लक्ष्य जिन्हें प्रबंधन अपने संचालन द्वारा प्रदान करना चाहता है वो एक प्रकार से इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना, लंबे समय या लंबे उद्देश्यों का निर्धारण करना कि हम लंबे समय में क्या उद्देश्य, मतलब कि हमारा क्या उद्देश्य है, दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति करना, कार्रवाई के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम यानी एक सिलेबस भी तैयार कर लेना कि इस तरीके से हमको काम करना है। बी ऑप्शन इसका उतना बेटर ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से इसका बी ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि पूछा भी गया है कि एक रणनीति एक व्यापक योजना है जिसमें एक आयाम शामिल नहीं है, तो यही बी वाला ऑप्शन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने लिखी थी? आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट लिखी थी जो है ब्रुंटलैंड ने। किसने लिखी थी? ब्रुंटलैंड ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा नहर किस बैराज से निकली हुई है? बताएं किस बैराज यानी किस बांध से निकली हुई है? तो हरिके बैराज आप लोगों ने नाम सुना होगा। हरिके बैराज का, बैराज माने बांध होता है, नदियों पर बनाए जाते हैं। तो हरिके बैराज से इंदिरा नहर जो है वो निकाली गई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका महोदय कि नीति आयोग, प्रश्न क्या है, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान कब लिया? तो नीति आयोग जो कि एक प्रकार से पहले था, जब इनकी सरकार आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार आई, तब एक प्रकार से नीति आयोग का नाम बदल करके, मतलब योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को ही अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते थे? पहले प्रधानमंत्री ही होते थे। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन है, यह एक योजना है जो भविष्य के तथ्यों यानी कि भविष्य में जो फैक्ट है उनके और जो आंकड़े हैं उनकी मात्रा निर्धारित करती है। बजट, प्रक्रिया, कार्यक्रम या नियम, फटाफट से आप बताएंगे। यह एक योजना है जो भविष्य के तथ्यों और आंकड़ों की मात्रा निर्धारित करती है, तो वो है आपका बजट। ठीक है, बजट जो होता है एक योजना होती है जो भविष्य के जो तथ्य या आंकड़े होते हैं उनकी मात्रा, एक साल में कितना कैसे कैसे खर्चा होगा, कहाँ कहाँ पर व्यय होगा, कितना कमाई है, सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है बजट। ठीक है, किसी भी योजना को चलाने के लिए बजट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना बजट के कोई योजना सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्रीय नियोजन में शामिल नहीं है। क्षेत्रीय नियोजन में क्या शामिल नहीं भैया, फटाफट से आप बताएंगे। क्षेत्रीय नियोजन में शामिल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये क्षेत्रीय नियोजन में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। प्रश्न आ चुका महोदय कि मानकीकृत तरीका जिसमें किसी कार्य को निष्पादित किया जाना है उसे क्या कहा जाता है? बताएं। मानकीकृत एक तरीका जिसमें क्या होता है, किसी काम को निष्पादित मतलब कि उसको संपन्न किया जाता है उसके द्वारा, उसे विधि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विधि। एक विधि, एक मतलब कि विधि के द्वारा कोई काम निष्पादित किया जाता है, एक तरीका होता है, विधि किस मेथड से आपको करना, तो इसमें विधि भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसी नीति को लागू करने और पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कोई नीति है उसको लागू करने के लिए और जो पहले से आपने निर्धारित उद्देश्य कोई है आपका पहले से निर्धारित जो है उसको प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों या कार्यों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं भैया? उसको बोलते हैं प्रक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। किसी नीति को लागू करने के लिए या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो उठाए गए कदम होते हैं या कार्य होते हैं उनके अनुक्रम को एक प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, ध्यान से इन चीज़ों को देखते रहिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, समस्याओं से निपटने या निर्णय लेने के संगठनों के अपने अनुकूलित तरीके को क्या कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समस्याओं से निपटने या निर्णय लेने के संगठनों के अपने अनुकूलतम तरीके या अनुकूलित तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण किस प्रकार के क्षेत्र का एक उदाहरण है? बताएं। दक्षिण जो क्षेत्र है, एरिया, वो एक प्रकार से अवधारणात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। कैसा है? अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल एक रीजन है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अवधारणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न है कि पिज्जा डिलीवरी जोन की यह छवि किस प्रकार के क्षेत्र को दर्शाती है। जो पिज्जा डिलीवरी जोन होता है वो यह छवि किस क्षेत्र को दर्शाता है, वो एक प्रकार से कार्यशील छवि दर्शाता है, जोन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्रेट एपलाचियन घाटी, ग्रेट एपलाचियन घाटी का यह नक्शा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ग्रेट एपलाचियन जो घाटी है वो औपचारिक घाटी या औपचारिक प्रकार के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, सभी लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहे हैं। मिड वेस्ट किस प्रकार के क्षेत्र का एक उदाहरण है। जो मिड वेस्ट एरिया है, मिड माने मध्य का, वेस्ट माने होता है ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम। तो जो मिड यानी मध्य पश्चिम एरिया है उसकी बात की है तो वो भी एक अवधारणात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। किसका? अवधारणात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेड सॉक्स नेशन, रेड सॉक्स के लिए फैन बेस है। रेड सॉक्स नेशन जो होते हैं वो रेड सॉक्स के लिए एक फैन बेस है। यह किस प्रकार का क्षेत्र है? अवधारणात्मक, औपचारिक, कार्यशील या शारीरिक? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यह भी एक अवधारणात्मक क्षेत्र का ही उदाहरण है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सभी लोग, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता नहीं है। अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, बिल्कुल कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं होता इसका, बिल्कुल लोगों के दृष्टिकोण या राय पर परिभाषित होता है, बिल्कुल यही होता है। केंद्रीय बिंदु समारोह का घर, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये यानी कि बाकी तीन विशेषताएं हैं, नीचे वाली डी ऑप्शन जो है वही विशेषता इसकी शामिल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन से भैया, प्रश्न आ चुका है महोदय। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक क्षेत्रों की विशेषता नहीं है। औपचारिक जो फॉर्मल रीजन्स होते हैं उनकी क्या विशेषता नहीं है भाई? देखिए, औपचारिक रूप से परिभाषित होता है, बिल्कुल अक्सर सरकार या अन्य संरचनाओं के द्वारा इसको चलाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। अक्सर शारीरिक या मानवीय विशेषताओं को साझा करते हैं औपचारिक क्षेत्र, बिल्कुल ये दोनों सही है। पर्वत श्रृंखलाओं जैसी प्राकृतिक विशेषताओं से भी परिभाषित किया जा सकता है, इनको बिल्कुल किया जा सकता है। अक्सर किसी चीज़ के प्रवाह या गति से जुड़ा हुआ होता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यानी गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? डी ऑप्शन। यही जो है औपचारिक क्षेत्रों की विशेषता नहीं है, ठीक है, बाकी विशेषताएं औपचारिक क्षेत्रों की विशेषता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको इन सभी की एक प्रकार से PDF नोट्स प्राप्त करनी है। देखिए, PDF जियोग्राफी की PDF, हर एक सब्जेक्ट की, जियोग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, हिंदी की, सभी की PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी, सबकी एक प्रकार से अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से क्वेश्चंस की, या देखिए जो क्लास यूट्यूब पर आपकी होगी उन्हीं की PDF नोट्स आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए इसमें फ़ायदा क्या होगा? व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सभी सब्जेक्ट क्लासेस जो होंगी वो भी मिलेंगी, कितने बजे कब कौन सी क्लास चलेगी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर कोर्स है वो भी करवाया जाएगा। SMS क्या करना है? 9161 93 60 62, ठीक है, ये SMS करना है 9161 9161, ठीक है भैया, 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। क्या? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख दीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, और लिखित वालों के लिए भी अवेलेबल है। जो भी क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी सबकी PDF आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या होगा, केवल एक सब्जेक्ट की कोर्स मतलब नहीं मिलेगी, एक सब्जेक्ट का PDF नोट, सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको मिलेंगे। और चारों पेपर के आपके, जैसे कि मान लेते हैं आपका हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, तो हिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा दोनों पेपर का नोट्स, और पॉलिटिकल साइंस का भी मिल जाएगा दोनों पेपर का। क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। तो इससे क्या होगा, आपका बड़ा फायदा होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो आपको कोर्स में ज्वाइन होना चाहिए, मतलब PDF वाला जो है बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको एक प्रकार से PDF मिलेगी, आप उसको घर पे बैठ करके आसानी से हल करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक प्रकार से बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी और आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा उठेगा। और नंबर अभी बना लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपका है, इसके बाद में फिर आप जो है बाद में पछताओगे पूरा जीवन। तो इसलिए पूरा जीवन ना पछताना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि व्यवस्था आपके लिए की जाए। मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। आपको पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, जैसे ही आप नाम और यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे इस नंबर पर, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड करके इसी स्कैनर पर
नंबर और उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे उसके तुरंत बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो भी क्लासेस होगी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी क्लास अभी तक हो चुकी है उन सभी के PDF नोट्स, ठीक है, और उन सभी की वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट आपके पास सेंड कर दी जाएगी, जिसमें प्लेलिस्ट में 2024 का मॉडल पेपर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, 2024 के क्वेश्चन पेपर इंक्लूड कर दिए हैं और 2025 का महासंग्राम वीडियो, 2025 का मॉडल पेपर और ये सब इंक्लूड कर दिया है। मैराथन क्लास भी आने वाली है तो उस सब उसी में इंक्लूड होता रहेगा सभी सब्जेक्ट। और साथ ही साथ इसमें को करिकुलर का जो आपका कोर्स होता है जिसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस आपको पढ़ना है, उसका भी PDF आपको और उसके भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाएं। समय आपके पास बहुत कम बचा हो, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए ही बेटर होगा। तो फटाफट से SMS करें 9161936062 पर और कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले भाई, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को एक प्रकार शेयर कर दें और इस नंबर पर आप लोग SMS कर दें फटाफट से। चले, जाहिर सी बात है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला भाई प्रश्न प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं में देखें क्षेत्रीय अध्ययन भी शामिल है, प्रादेशिक विकास के बारे में भी पढ़ा जाता है और प्रादेशिक नियोजन यानी कि जो प्रादेशिक आयोजन होता है, रीजनल प्लानिंग होती है, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं में ये सारी शाखाएं प्रादेशिक भूगोल की ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन कौन से हैं। भूगोल में दर्शन के 2 अंगों की अगर बात की जाए, एक है भौगोलिक चिंतन और दूसरा है मानव पारिस्थितिकी, ठीक है। दोनों से रिलेटेड चिंतन है भूगोल में, तो A और B दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी A और B दोनों C ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। फटाफट से ऐसे आंसर देने का काम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगला क्वेश्चन से भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी भैया? भौतिक भूगोल में देखें भू आकृति विज्ञान के बारे में भी अध्ययन करते हैं, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान सब के बारे में आप पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चले, अगला प्रश्न, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती है भैया? तो मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल ये सब शामिल होता है। इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चले फटाफट से लाइक ठोको भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भूगोल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखें, पहला ऑप्शन है कि इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल, कहाँ पर पहाड़ पर्वत, कहाँ पर नदी नाला, कहाँ पर ऊंचा खाला, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, हम तभी जान पाते हैं जब हम भूगोल पढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये इसके विषय में बिल्कुल सत्य कथन आपका ये प्रतीत होता है। दूसरा है पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है, बिल्कुल ये भी भूगोल के बारे में हम जान पाते हैं। राष्ट्रीय विकास हेतु भी भूगोल बहुत जरूरी है जानना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी D लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहें, आपको कोई एक प्रकार से एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे करके आओगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल का जनक कहा जाता है भैया किसको? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल के जनक है हिकेटियस, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपसे पूछेगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। विस्थापन का सिद्धांत यानी इसका सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वेगनर ने दिया था, ठीक है। हिकेटियस जो है इन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग, इनकी एक पुस्तक है जियोग्राफिका पुस्तक में सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का उल्लेख किसने किया था? हिकेटियस ने, इसीलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। रही बात इरेटोस्थनीज की, तो कहीं कहीं पर इरेटोस्थनीज को भी भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन इन्होंने एक प्रकार से इनको जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन किया, इन्होंने व्यवस्थित भूगोल का ढांचा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, इसीलिए इनको सिस्टमेटिकल जियोग्राफी के फादर के नाम से जानते हैं। यानी व्यवस्थित भूगोल का पिता आपसे पूछे तो आप लगा देंगे कि भाई इरेटोस्थनीज है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि कौन जनक है वास्तव में, तो आपका हिकेटियस लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो दो शब्द हैं आपका, पहला है जियो और दूसरा है ग्राफोस या ग्राफिया। ठीक है, इनसे मिलकर के बना है और ये दोनों शब्द जो है कहाँ के शब्द हैं भैया? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के? ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलें भाई, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताएं। कृषि का, उद्योग का, किसी पर्यटन का, व्यापार का, परिवहन का, अवस्थापना तत्व का एवं सेवाओं का, इन सभी का अध्ययन जो है भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो भूगोल का जो आर्थिक भूगोल होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बीए के 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। बीए 4th सेमेस्टर में आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा है, उसके लिए बहुत ही बेटर होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में पहला है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। बिल्कुल। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, यानी क्रमबद्ध भूगोल सिस्टमेटिकल ज्योग्राफी जो होती है उसमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है। किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। यह विधि एकाकी रूप से प्रस्तुत होती है। बिल्कुल एकाकी रूप से प्रस्तुत होती है। हाँ। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है? नहीं, प्रादेशिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों पर आधारित नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी इसका जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन यही वाला है। ठीक है, वही हम लोगों को ढूंढना था। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है इनमें से? तो क्रमबद्ध भूगोल एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करता है, राजनीतिक इकाइयों पर भी आधारित होता है। बिल्कुल आधारित होता है। सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है और इसमें जो है बेसिकली सभी तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं लगातार आता रहूँगा। प्रश्न है, भारतीय योजना के जनक कौन है? भारतीय योजना के जनक कौन है? भारतीय योजना के जनक या जो है इंडियन जो प्लानिंग है उसके जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया महोदय हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान एक योजना को संदर्भित करता है जो है रोलिंग प्लान की अगर बात करें तो ये जो होता है ये हर साल अपने आवंटन और लक्ष्य को बदलता है। क्या करता है? रोलिंग प्लान एक योजना है जो संदर्भित करता है, जो हर साल अपने आवंटन और अपने लक्ष्य को बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़े, ऐसे ही आप आंसर देते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्य हैं? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्य हैं? तो उनका नाम है श्री ML देवनाथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? त्रिपुरा राज्य बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? त्रिपुरा राज्य बोर्ड की स्थापना 1978 में की गई थी। सॉरी, कहाँ मतलब ये कहाँ मतलब कि कब की गई थी? 1978 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसके पहले जो है योजना बोर्ड के मतलब इसके जो त्रिपुरा राज्य बोर्ड योजना के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे? तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अध्यक्ष जो थे त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के, उनका नाम था नृपेन चक्रवर्ती। श्री नृपेन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली किसकी दृष्टि पर आधारित है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये महात्मा गांधी की दृष्टि पर आधारित एक प्रकार से सिस्टम है। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय सरकार को मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय सरकार को मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है? तो वो कौन करता है भैया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्थाओं से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
पंचायती राज क्या है? दो स्तरीय प्रणाली नहीं, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत की बात होती है और 3 स्तर पर सरकारें, क्षेत्रीय सरकारें काम करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जिला स्तरीय प्रश्न है कि जिला स्तरीय पंचायतों या जिला स्तर की जो पंचायत होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? जिला पंचायत को जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं या जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचायत समिति जो होती है ये क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम सभा के लिए होती है। बेसिकली ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है। जिला पंचायत जो परिषद होती है उसके सदस्यों का चुनाव होता है, अलग अलग एरिया का वार्ड संख्या चुनी जाती है। फिर उसके बाद में वो सभी जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो जो वोट करके एक जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, जो सब काम करता है। फिर इसके बाद में ऐसे पंचायत समिति जो एक प्रकार क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत की अगर बात की जाए तो क्षेत्र पंचायत में जो बीडीसी का चुनाव होता है तो बीडीसी लोग तमाम सारे जब जीतते हैं वो बीडीसी मिलकर के एक ब्लॉक के प्रमुख का निर्माण करते हैं, तो वो होता है क्षेत्र पंचायत। ठीक है, चलिए प्रखंड स्तर पर अगला, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर या प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिले स्तर पर आपका जिला पंचायत का निर्माण होता है। स्थानीय स्वशासन सुधार का इरादा रखता है, बताएं। स्थानीय स्वशासन सुधार का इरादा रखता है आर्थिक और सामाजिक दोनों स्थिति। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पंचायतों का गठन किसके लिए किया जाता है? पंचायतों का गठन किसके लिए किया जाता है भैया? तो पंचायतों का गठन जो होता है 5 मतलब कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए पंचायतों का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला सदस्यों के लिए पंचायतों में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो महिला सदस्यों के लिए 1/3 सीटों की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, 1/3 सीटों की व्यवस्था महिलाओं के लिए सदस्यों के लिए पंचायतों में आवंटित की गई है, मतलब उसको जो है रिजर्वेशन की गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस लगातार आते रहेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसी देश का विकास सामान्यतया उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है या औसत साक्षरता पर डिपेंड करता है या फिर अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर डिपेंड करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइएगा। तो किसी देश का जो विकास होता है उसके प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है कि उस देश के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर प्रति कैपिटा इनकम पर डिपेंड करता है कि उसका विकास जो है वो कितना हुआ है। ठीक है, यानी कि उस देश में रह रहे लोगों का एक प्रकार से कमाई कितनी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश के विकास के बारे में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मार्ग प्रशस्त प्राप्त किया जाना चाहिए। यहाँ चर्चा की जा रही है, अवधारणा की व्याख्या करें। यहाँ किसकी चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास की चर्चा की जा रही है। किसकी? नेशनल डेवलपमेंट की चर्चा की जा रही है। कैसे? देश के विकास के बारे में यहाँ पर राष्ट्रीय विकास यानी देश के विकास के बारे में चर्चा हो रही है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मांग प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें यहाँ चर्चा की जा रही है किसकी? किस अवधारणा की? राष्ट्रीय विकास की। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ सकता है, उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में जो है होते हैं कैसे? कम विकसित या फिर अधिक विकसित या कम मजबूत या अधिक मजबूत? तो उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। बिल्कुल, क्या प्राप्त होती है? एक मिनट, देश की कुल आय मान लेते हैं एक देश है, वो एक प्रकार से मान लेते हैं भारत देश की एक साल में 10,000 की इनकम है। ठीक है, अब 10,000 की इनकम मैंने लिख ली, तो ये हो गई देश की कुल आय। उसकी कुल जनसंख्या मान लेते हैं भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 100 लोग भारत में निवास करते हैं। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 0 से 0 कटा, 0 से 0 यानी कि 100 मिला। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कितने रुपए कमाता है? 100 रुपये कमाता है एक दिन में या एक साल में। ठीक है, एक व्यक्ति की राष्ट्रीय की जो प्रति कैपिटा इनकम है कितनी है? 100 रुपये है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। अब इससे क्या होगा, अगर आपको प्रति व्यक्ति आय पता है और जनसंख्या पता है, यानी कि ये पता है कि भारत में 50 लोग रहते हैं और एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपये कमाते हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? नेशनल इनकम, प्रति कैपिटा इनकम निकल आएगी, मतलब सॉरी राष्ट्रीय आय निकल आएगी। कैसे? गुणा कर दीजिए तो 5,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ऐसे होता है आपका राष्ट्रीय आय और इसका संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रति व्यक्ति आय।
अगला क्वेश्चन है 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, बताएंगे। तो 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में जो साक्षर जनसंख्या होती है उसके अनुपात को एक प्रकार से साक्षरता दर के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। तो शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के जो है 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हीं एज ग्रुप को शामिल किया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बॉडी मास इंडेक्स BMI बोलते हैं। BMI जो होती है मोटापा बेसिकली जो होती है उसको डिपेंड करता है। तो इसकी गणना के लिए व्यक्ति के वजन को विभाजित किया जाता है, बताएं। तो इसके वजन को विभाजित किया जाता है ऊंचाई मीटर वर्ग में, ठीक है, ऊंचाई मीटर वर्ग, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग मोटापा होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से ध्यान रखेंगे, हाइट अगर आपकी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मतलब हाइट ज़्यादा है तो मोटापा भी एक प्रकार थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपकी हाइट बहुत छोटी और आप बहुत मोटे हो गए तो फिर दिक्कत की बात है। तो BMI जो होता है एक तरीका होता है, एक इंडेक्स होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो मापता है कि भाई कौन व्यक्ति कितना मोटा है, किस तरीके से उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। यदि BMI 18.8 यानी 18.5 से कम है तो व्यक्ति क्या कहलाता है। अगर 18.5 से कम है BMI का वो, तो व्यक्ति जो है कुपोषित माना जाता है, ठीक है, कि उसका पोषण नहीं हुआ, बहुत दुबला पतला है। देश का किला कितना हिस्सा अपने भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है। देश का कितना हिस्सा जो है अपने भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है। तो 1/3 हिस्सा लगभग भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है आज की सिचुएशन में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, जिसको आप CSD कहते हैं, किस वर्ष शुरू किया गया था। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। CSD किस वर्ष शुरू किया गया था भाई, CSD किस वर्ष शुरू किया गया था। CSD की अगर बात की जाए तो CSD की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताएंगे। 1995 ऑप्शन ए दिया है, 1994 ऑप्शन बी दिया है, 1993 सी और 1900 आपका 92 डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1992 डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी CSD किस वर्ष शुरू किया गया, 1992 में शुरू किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। खनन के बाद पीछे छोड़े गए विशाल क्षेत्रों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खनन के बाद पीछे छोड़े गए विशाल क्षेत्रों का उपयोग जो होता है वो अपशिष्ट निपटान के लिए, यानी जो कचरा कूड़ा कबाड़ होता है उसको निपटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मरकरी और लेड ये सब तत्व हैं धातु में। मरकरी और लेड जहरी तत्व हैं जो किसके कारण बनते हैं। तो मरकरी और जो एक प्रकार से लेड होते हैं सब, ये सब क्या है, पॉइजन की चीज़ें हैं। भूमि संदूषण से ऐसे तत्वों की उत्पत्ति होती है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, लैंड स्केपिंग का दूसरा नाम क्या है। लैंड स्केपिंग को बहाली भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बहाली करना, लैंड स्केपिंग को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न भैया, जब भी खनिज की कीमत ऊंची रहती है तो फर्म क्या खोजती रहती। फर्म माने जो उद्योग होते हैं। तो जब भी खनिजों का एक प्रकार से जो कीमत होती है ऊंची रहती है तो फर्म जो होती है वो नई जमा राशि खोजने का काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं है। तो इनमें से देखिए, लैंगिक असमानता और विविधता, इंटर और इंट्राजेंडर इक्विटी या फिर वाहन क्षमता, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसमें, यानी कि प्रश्न क्या पूछा गया है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सम्मिलित नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं है। तो ये तीनों एक प्रकार से पैरामीटर में शामिल है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कोई भी दूषित घटक, बताइए, कोई भी दूषित घटक जो मिट्टी में रिश्ता है, कोई भी दूषित घटक जो मिट्टी में रिश्ता है, छानता है और भूमिगत जलाशय में स्थानांतरित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बताएं। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसी को क्या बोलते हैं, भूमि संदूषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा संसाधन दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्या होता है भैया, सोना जो होता है सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका से बेचा जाता है।
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं क्रिस गेल वगैरह जो है खूब ज़्यादा कहाँ वेस्ट इंडीज के हैं ना, बाकी आप देखते हैं जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं वहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर सोना थोड़ा सस्ता भी होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने हैं सोने की, दुनिया में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन से स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई थी? स्थिरता की अवधारणा जो है, स्थिरता की अवधारणा, प्रश्न क्या पूछा गया, स्थिरता की अवधारणा जो है वो पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई थी? तो 1980 में प्रकट हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थिरता यानी कि जिसको आप CSD बोलते हैं, सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक समिति का गठन किया था। कब किया था? 1992 में, 1992 में। इससे पहले भी ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति दी जाती है भैया, वो किसके द्वारा दी जाती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो किसके द्वारा दी जाती है? सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण। नीति आयोग या भारत का राष्ट्रपति देता है, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर वित्त मंत्रालय। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो मिलती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा मिलती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय इसका नाम इसलिए चूँकि 5 साल का एक जो है फिट किया था कि 5 साल तक एक प्रकार से अब क्या होगा, विकास किया जाएगा। 5 साल को के लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, किसे गरीबी दूर करना है या शिक्षा पर काम करना। तो 5 साल तक सरकारें उसी पर काम करती थी, उसी लक्ष्य को पूरा करने में लगी रहती थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था कृषि का विकास करना, कृषि को डेवलपमेंट करने की बात करी गई थी इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है इस समय? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं स्वयं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मतलब कब शुरुआत हुई थी? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू हुई थी, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1952 में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखिएगा भाई। नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे उसको नीति आयोग कर दिया गया है, एक मतलब वो 2015 में, या जिसको आप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग ने निम्नलिखित में से किस आयोग की जगह ले ली है? तो इसने किस आयोग की जगह ले ली भैया? योजना आयोग की जगह ले ली है नीति आयोग ने। 2015 तक एक प्रकार से योजना आयोग कहते थे, अब इसी को नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही होते हैं, यानी इस समय कौन है? माननीय मोदी जी, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भैया सभी क्षेत्रों में समावेशी का विकास करने के लिए, ये ध्यान में रख करके पंचवर्षीय योजना 11वीं चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। पंचवर्षीय योजना बेसिकली विकास से रिलेटेड होती है, इसीलिए ये यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न। वार्षिक योजना की अवधि कब से है बताएं? वार्षिक योजना की जो अवधि है वो कब से है? 1967, मतलब कि 66-67 और 1968-69, इसी को वार्षिक योजना की अवधि कहा जाता है। क्योंकि इस समय वो हो रहा था, तमाम प्रकार के जो चीज़ें थी, मतलब सिचुएशन नहीं सही थी, ख़राब चीज़ें थी, ठीक है, सरकारें पलट रही थी, तो इस दौरान वार्षिक योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। वार्षिक मतलब 1 साल की, 67-67 के लिए चलाई गई थी, और 68 से 69 में एक साल के लिए नियम बनाए गए थे, नहीं तो 5-5 साल के लिए योजनाएँ चलाई जाती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि में लागू हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय अभी 2012 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अध्यक्ष कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला देखी, ऐसे ही और क्वेश्चंस और आंसर आपको मिलेंगे। अगर PDF प्राप्त करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप 5th सेमेस्टर में है तो आप फटाफट से SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर, और PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए फ़ीस जो है मात्र 100 रुपीज़ है, और आपको अपना नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था आपके लिए पीडीएफ की कर दी गई है। उसमें आपको ये जो क्लास यहाँ पर हो रही है इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और बाकी और भी पीडीएफ वगैरह जो भी बनाई जाएंगी वो भी आपके पास सेंड करते रहेंगे। परीक्षा तक आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ में आपका को करिकुलर जो कोर्स होता है उसकी भी तैयारी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि 4 पेपर आपके वो और 5 पेपर को करिकुलर वाला, यानी 5 पेपर की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपीज़ में। अगर गूगल पे फ़ोन पे आप नहीं चलाते हैं, देखिए एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास सेंड कर देना होगा हमारे पास, ताकि मैं आपको ग्रुप से ऐड कर सकूं, तो कि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने 100 रुपीज़ सेंड किए हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं चलाते तो किसी दुकान से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, चले। तो ये भैया आपने देखा, और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा हिंदी साहित्य का पेपर 1 का मैंने मॉडल पेपर दिया। किसका? हिंदी साहित्य पेपर 1 का। आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा। बाकी हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर का मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है, जल्द ही वो भी आपके समक्ष वीडियो आ जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट जो है उनको आप प्लेलिस्ट में देखिए वीडियोज़ को। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, तो हिंदी साहित्य का हो चुका है। ऐसे ही और तमाम प्रकार के लिखित का भी हिंदी साहित्य का मैं दे चुका हूँ। अब ज्योग्राफी के पेपर 2 का, पॉलिटिकल साइंस के, इन सभी के, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 का हो चुका, पेपर 2 का जल्दी आ जाएगा, ठीक है।